हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। डीएनडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहला न्यूज़ है, हरिनी अमर सूर्या श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। अमर सूर्या वर्ष 2000 में श्री माओ भंडार नाइके के बाद इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला नेता बन गई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने का स्थान लिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हरिनी अमर सूर्या श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है, बुखार से प्रतिरक्षा कोशिकाओं की सक्रियता बढ़ती है और माइटोकॉन्ड्रियल क्षति होती है, ऐसा एक रिपोर्ट में कहा गया है। वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के शोधकर्ताओं ने कहा कि बुखार प्रतिरक्षा कोशिका के चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म, प्रसार और गतिविधि को बढ़ाता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है, लेकिन यह टी कोशिकाओं मतलब टी सेल के एक विशिष्ट उपसमूह में माइटोकॉन्ड्रियल तनाव, डीएनए क्षति और कोशिका मृत्यु का कारण भी बनता है। तो देख लीजिए बुखार से क्या क्या होता है। नेक्स्ट न्यूज है, डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण दुनिया भर में 12.5% मौतों का जिम्मेवार है। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ के रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा पर्यावरणीय जोखिम था, जो सालाना अनुमानित 12.5% मौतों के लिए जिम्मेवार था। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कहा है कि यह हर 8 मौतों में से एक के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ ही उन्होंने यह कहा कि तत्काल ही वैश्विक स्तर पर इसके लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है तथा गैर संचारी रोगों पर वैश्विक एजेंडे को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि 2019 में वायु प्रदूषण के कारण, चाहे वो परिवेशीय हो या घरेलू, सभी गैर संचारी रोगों मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के 83% मामलों से जुड़ा रहा था और यह दुनिया में मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण माना गया है। तो देखिए अभी क्वाड समिट हुआ था, ठीक है, अमेरिका में, और वहाँ क्या क्या घोषणाएं की गई हैं, क्या क्या निर्णय लिया गया है, आइए हम पूरी जानकारी इसमें ले लेते हैं। तो देखिए क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है। ठीक है, यह कुल 6 बार इसकी मीटिंग हुई है, जिसमें से क्वाड नेता आमने सामने 4 बार मीटिंग किए हैं। ठीक है, और यह जो मीटिंग हुई है अमेरिका के विल्मिंगटन में हुई है, इसीलिए अभी जो घोषणाएं की गई है उसको विल्मिंगटन घोषणा पत्र कहा गया है। तो सबसे पहले विल्मिंगटन घोषणा पत्र में यह कहा गया है कि इंडो पैसिफिक में 4 प्रमुख समुद्री लोकतंत्र के रूप में हम विद्यमान हैं। ठीक है, और हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि इस क्षेत्र में सुरक्षा समृद्धि को बनाए रखना, साथ ही क्योंकि यह क्षेत्र गतिशील है अतः शांति और स्थिरता भी बनाए रखना है। अगर कोई भी अस्थिर या एकतरफा कार्रवाई करता है तो हम उसका दृढ़ता से विरोध करेंगे। एक तरीके से यह चाइना को संदेश देने की कोशिश की गई है। ठीक है, और उन्होंने यह भी कहा कि क्वाड यहाँ रहने के लिए है। इसके साथ ही किन किन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात की गई है, तो कैंसर की रोकथाम के लिए समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए रसद साझेदारी, बंदरगाह की बुनियादी ढांचे का विकास, अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और यहाँ तक कि डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे सहित सहयोगी वितरण को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब कुछ विस्तृत जानकारी देख लेते हैं कि क्या क्या नई पहल अपनाया गया है। तो नई जो घोषणाएं की गई है उसमें है इंडो पैसिफिक में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल मैत्री। ठीक, भविष्य की साझेदारी के लिए क्वाड पोर्ट्स, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आकस्मिक नेटवर्क के लिए सहयोग ज्ञापन और इंडो पैसिफिक में किफायती कूलिंग सिस्टम। ठीक है,
की तैनाती और विनिर्माण किया जाएगा। भारत के लिए क्या है, तो भारत ने क्वाड के एक भाग के रूप में प्रमुख तत्व में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के विकास और परियोजना का सिद्धांत शामिल किया है। साथ ही भारत और क्वाड देश मिलकर फिजी, कोमोरोस, सेशेल्स को नई सौर परियोजना के लिए $2 मिलियन का अनुदान देंगे। जो पहला क्षेत्रीय बंदरगाह निर्माण की बात है, उसके पहले क्वाड क्षेत्रीय बंदरगाह और परिवहन सम्मेलन 2025 में मुंबई में आयोजित किया जाने वाला है, जिसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण बंदरगाह बुनियादी ढांचे में सरकारी तथा निजी क्षेत्र के निवेश को जुटाना और संसाधनों का लाभ उठाना है। और यह बेसिकली क्यों किया जा रहा है, बेसिकली आपको पता होगा कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसमें वह लगभग $1 ट्रिलियन से अधिक खर्च कर रहा है। बीजिंग ने दुनिया भर में परिवहन और बुनियादी ढांचों पर $1 ट्रिलियन खर्च किया है। भारत ने यह भी कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में 50 छात्रों को किसी भी भारतीय तकनीकी संस्थान में इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए $5 लाख तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। नेक्स्ट जो न्यूज है, देखिए, क्वाड सम्मेलन से पहले भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है। ठीक है, तो इसमें भी कई मुद्दों पर साझेदारी की गई है। ठीक है, और यह वार्ता कहाँ हुई है, तो अमेरिका के डेलावेयर में, जहां बिडेन का आवास है। तो ये देख लिए, प्रधान मोदी जी हैं और ये हैं प्रेसिडेंट बिडेन। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में जो साझेदारी हुई है वो है रक्षा साझेदारी। ठीक है, फिर परिचालन समन्वय, सूचना साझाकरण तथा रक्षा उद्योग की नवाचार में वृद्धि। इसमें लास्ट ईयर जब जून 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की यात्रा की थी, उसी समय जनरल एटॉमिक्स द्वारा निर्मित 31 MQ-9B ड्रोन को भारत ने खरीदने की अंतिम मंजूरी दे दी थी, और यह 3.99 बिलियन की कुल राशि के द्वारा खरीदा जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, वो इसी साल में अगस्त महीने में रक्षा संबंध को बढ़ावा देने के लिए 2 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। वो है आपूर्ति सुरक्षा समझौता और दूसरा है संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में समझौता ज्ञापन। अन्य जो समझौता हुए हैं वो है सेमीकंडक्टर के मामले में। दोनों नेताओं ने थर्ड आईटेक, भारत सेमीकंडक्टर और यूएस स्पेस फोर्स द्वारा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण समझौता किया है। तो ये जो यूएस स्पेस फोर्स है वो भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगाएगी, और यह प्लांट किस चीज पर काम कर रही है, तो इंफ्रारेड गैलियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर पर केंद्रित होगी। ठीक है, इसके अलावा अमेरिका ने भारत से चुराई गई तस्करी की लगभग 297 प्राचीन वस्तुओं को वापस करने का भी निर्णय लिया है, और यह प्राचीन वस्तुएं लगभग 4000 साल पुरानी है, जो 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी तक की हो सकती है। और ज्यादातर प्राचीन वस्तुएं जो हैं किधर की है, तो पूर्वी भारत की टेराकोटा कलाकृति। तो अब आपको जरूरी यह जानना है कि टेराकोटा कलाकृति होता क्या है, तो जरूर उसको देखिएगा। अन्य पत्थर, धातु, लकड़ी और हाथी दांत से बने हुए देश के विभिन्न हिस्सों से जो ये प्राचीन वस्तुएं हैं संबंधित हैं। इसके अलावा क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में भी साझेदारी हुई है। तो अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम है, वो टाटा पावर सोलर और फर्स्ट सोलर को $750 मिलियन का लोन देगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के बीच एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि अधिक संवेदनशील और टिकाऊ ऊर्जा प्रणाली को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसके अलावा भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिए स्तंभ 3 और 4 का अनुसमर्थन किया है, और अपना जो व्यापक समझौता है उसको जमा कर दिया है।
साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन के बीच में 21वीं सदी में अमेरिकी भारत ड्रग पॉलिसी फ्रेमवर्क पर भी समझौता हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि जो सिंथेटिक दवाएं हैं, पूर्ववर्ती रसायन के अवैध उत्पाद और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी को बाधित करने के लिए दोनों सहयोग करेंगे इससे, और एक समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य साझेदारी बढ़ेगी। तो नेक्स्ट जो न्यूज है, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो हो रहा है जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करने वाले हैं, और ये कहाँ पर होगा, तो ग्रेटर नोएडा में होने वाला है। और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2 में देश और दुनिया के उद्यमी प्रदेश के हस्तशिल्प उत्पादों, पाक कला और संस्कृति शामिल होगी। ठीक है, और यह कब आयोजित हो रहा है, तो 25 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में। तो जाइए देख के आइए। देखिए, यूएनएससी रिफॉर्म पर जयशंकर ने G4 देशों के विदेश मंत्रियों से बैठक की है। यूएनएससी में सुधार पर जोर दिया है। तो G4 में कौन कौन से देश शामिल है, तो ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान। और जो विदेश मंत्री एस जयशंकर है, उन्होंने मुलाकात की और किस तरीके का पाठ आधारित वार्ता की वकालत की है। अब हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए पाठ आधारित वार्ता का क्या मतलब है। तो पाठ आधारित वार्ता से तात्पर्य किसी समझौते की ऐसी विषय वस्तु तैयार करने की प्रक्रिया से है जिसे स्वीकार करने और जिस पर हस्ताक्षर करने के लिए सभी पक्ष तैयार हो जाएं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 2 छोटे न्यूज है। सरकार ने कहा है कि मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स और उत्पादों के लिए रिपेयरबिलिटी इंडेक्स तैयार की जाएगी। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने रिपेयरबिलिटी इंडेक्स के लिए एक मजबूत ढांचे की सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है, जिसका उद्देश्य क्या है, उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना और प्रौद्योगिकी उद्योग के भीतर टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना है। तो अब देखो, सेना प्रमुख ने कहा है कि थिएटरीकरण से तीनों सेनाओं के संयुक्त अभियान क्या होंगे, सुगम हो जाएंगे। तो थिएटरीकरण योजना के अनुसार प्रत्येक थिएटर कमांड में सेना, नौसेना, वायुसेना की इकाइयां होंगी और ये सभी एक निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए एक इकाई के रूप में काम करेंगे। अगर किसी क्षेत्र में चुनौती आती है तो तीनों जो है एक दूसरे को सहयोग करेंगे और वर्क करेंगे। अभी क्या है वर्तमान में, तो थल सेना, नौसेना और वायुसेना की अलग अलग कमान है। एक जो न्यूज है, आलिया भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो ADD डिसऑर्डर से जूझ रही हैं। तो ADD का मतलब क्या होता है, अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर। अटेंशन डिफिसिट का मतलब है ध्यान केंद्रित रखने की क्षमता में कमी का होना। इसमें किसी चीज पर ध्यान देना और उसे लगातार बनाए रखने में परेशानी होती है। ऐसा दिक्कत है, ये पैदाइशी दिक्कत है। ये ऐसा डिसऑर्डर नहीं है जो कभी भी हो जाए और इसको खराब व्यवहार से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ADD आमतौर पर बच्चों में होता है, लेकिन कुछ लोग वयस्क होने पर भी इसका सामना करते हैं। ADD में 1987 में H शब्द यानी हाइपर एक्टिव भी जोड़ा गया था। अब इसे ADHD यानी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। ADHD के 3 रूप होते हैं। पहला है ध्यान न देना, भूल जाना, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होना, खुद को व्यवस्थित रखने में समस्या। अति सक्रिय या आवेग, इस डिसऑर्डर वाले लोग को स्थिर रहने में दिक्कत होती है। वो बातचीत के दौरान लोगों को बार बार टोकते हैं, खतरों के प्रति आगाह नहीं रह पाते। ठीक है, और तीसरा है संयुक्त ज्वाइंट, यानी किसी में ये दोनों ही लक्षण हो सकते हैं, अर्थात ध्यान न देना और अति सक्रिय होना, ये दोनों लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन समय से आप पा सकें। धन्यवाद।